बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि भाई एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकलता है। तो टेल टेल कॉम्बिनेशंस में टेल टेल कॉम्बिनेशन में क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने दो वेक्टर्स लिए हैं ए और बी और इनका टेल टेल कॉम्बिनेशन किया। तो इन टेल टेल कॉम्बिनेशन पॉइंट वेयर वेक्टर्स कंबाइन, तो आप देख सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों वेक्टर्स ए और बी कंबाइंड करते हैं। तो इन टेल टेल कॉम्बिनेशन पॉइंट वेयर वेक्टर्स कंबाइन एंड शो द डाइवर्जिंग सिचुएशन, शो द डाइवर्जिंग नेचर। जिस पॉइंट पर ये वेक्टर कंबाइंड हो रहे हैं वहां से ए वेक्टर देखिए डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब बाहर जाना, और बी वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है। दैट डाइवर्जिंग एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये इनके बीच में जो डाइवर्जिंग एंगल बना, इस डाइवर्जिंग एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहा जाता है। टेल टेल कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली आसान लगता है। हेड टेल कॉम्बिनेशन में क्या था, जैसे एक वेक्टर हमारे पास में ये है L और एक वेक्टर ये है हमारे पास में M। अब ये हेड टेल कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहां पर भी डाइवर्जिंग एंगल हमको लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में M तो डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट से M तो बाहर जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में L आपका जो है आ रहा है, कंबाइंड हो रहा है यहां पर। तो अब इसके लिए क्या करें, तो अभी हमने बताया था, थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ट्रेस द वेक्टर फॉरवर्ड which had combined with tail, आप उस वेक्टर को आगे बढ़ाइए, उस वेक्टर को फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड करें जिसका हेड टेल के साथ कनेक्ट है, टेल के साथ कनेक्ट है। ट्रेस द वेक्टर फॉरवर्ड विच हेड कनेक्ट कंबाइंड विद टेल। तो देखिए जो लिखा गया उसको यहां फॉलो करते हैं। किस वेक्टर की हेड टेल से कनेक्ट है, तो L वेक्टर की जो हेड है वो टेल के M वेक्टर की टेल से कनेक्ट है। तो अब हमें तो डाइवर्जिंग एंगल लेना है, तो क्या किया जाए, तो जिस वेक्टर की हेड टेल के साथ कनेक्ट है आप उस वेक्टर को फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए। तो लीजिए भाई हमने इसको उसी L वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन मत बदलिए, जिस वेक्टर को आप आगे बढ़ा रहे हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो पहले से थी। तो हमारी जो ट्रेसिंग लाइन है यहाँ पर वो हमने उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ा दी जो L वेक्टर की थी। अब ये हमको ट्रेसिंग लाइन मिल गई, ये है ट्रेसिंग लाइन। अब क्या करें कि ये जरा फिर एक बार इस कॉम्बिनेशन पॉइंट को देखें, यहां से M वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है और ये मेरी ट्रेसिंग लाइन भी डाइवर्ज हो रही है। तो अब इसी ट्रेसिंग लाइन पर आप पेंसिल रख दें और ये रहा डाइवर्जिंग एंगल दोनों के बीच में, ये है डाइवर्जिंग एंगल दोनों के बीच में। तो जब आपने ट्रेस द वेक्टर फॉरवर्ड विच हेड कंबाइंड विद टेल, उस वेक्टर को फॉरवर्ड करें जिसका हेड टेल के साथ कनेक्ट है। अब क्या करें, सेकंड नंबर पर पुट द पेंसिल, पुट द पेंसिल एट ट्रेसिंग लाइन, ट्रेसिंग लाइन। अब आप उस ट्रेसिंग लाइन पर पेंसिल रखिए और क्या कर जाइए, एंड रोटेट टूवर्ड्स रिमेनिंग वेक्टर, टूवर्ड्स रिमेनिंग वेक्टर। भाई जिस वेक्टर को आपने आगे बढ़ाया उसकी ट्रेसिंग लाइन ये मिल गई। अब इस ट्रेसिंग लाइन पर पेंसिल रख करके दूसरे वेक्टर की तरफ चले जाइए। आप लंबे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन बेसिकली हम लोग जो है सिंप्लिसिटी के लिए छोटा वाला रास्ता फॉलो करते हैं। तो ट्रेसिंग लाइन पर पेंसिल रख करके घूम के जाइए दूसरे वेक्टर के पास, और इस घूमने में जो एंगल आपका ट्रेस होता है, जो बनता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो पुट द पेंसिल एट ट्रेसिंग लाइन एंड रोटेट टुवर्ड्स रिमेनिंग वेक्टर।
जो रिमेनिंग वेक्टर है उस तरफ रोटेट कर जाइए। आप कह सकते हैं कि सर इस ट्रेसिंग लाइन पर पेंसिल रखने के बाद में रोटेट करके दूसरे वेक्टर के पास जाना था, तो एक ये छोटा रास्ता भी, एक बड़ा रास्ता भी है, तो जनरली सिंप्लिसिटी के लिए लोग छोटे रास्ते को फॉलो करते हैं। और वो जो रोटेटिंग एंगल आएगा दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये बन जाएगा इसका, कि इस पॉइंट नंबर सेकंड के बाद जो ये तीसरा पॉइंट होगा कि जो रोटेटिंग एंगल है, रोटेटिंग एंगल गिव्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल बिटवीन द वेक्टर बनेगा वहां से, उस पॉइंट से दोनों वेक्टर डाइवर्ज होने चाहिए। डाइवर्ज मतलब फैलना, बाहर जाना। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन में सिचुएशन बहुत आसान सी लगती है कि जिस पॉइंट पे टेल टेल कॉम्बिनेशन हुआ उस पॉइंट से वेक्टर डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्जिंग एंगल बहुत सिंपली दिखाई देता है, आसानी से नजर आता है। और लेकिन हेड टेल कॉम्बिनेशन में थोड़ा काम बढ़ जाता है। जिस पॉइंट पर हेड टेल कॉम्बिनेशन हुआ है उस पॉइंट से डाइवर्ज होना चाहिए। एक वेक्टर तो डाइवर्ज होगा लेकिन दूसरा वेक्टर आकर के मिलेगा तो उसको डाइवर्ज कराना है आपको। और यहां हमने पॉइंट भी लिख दिया, इस पॉइंट के थ्रू भी आप चल सकते हैं। तो ये है आपका हाउ वी कैलकुलेट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, चाहे टेल टेल कॉम्बिनेशन हो या फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन हो। हमारा जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन से पहले वो ये था कि जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है वेक्टर के कॉम्बिनेशन का और जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वेक्टर के कॉम्बिनेशन का, तो ज्योमेट्री वाली वर्किंग में रिजल्टेंट आ जाता है। ज्योमेट्री ऑफ द वेक्टर्स गिवन फॉलो द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल हेड टेल कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम टेल टेल कॉम्बिनेशन। हम सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसकी हेल्प से टू वेक्टर के कॉम्बिनेशंस में रिजल्टेंट को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए। तो उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से गिवन वेक्टर्स की ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। लेट अस कंसीडर कि एक वेक्टर हमारे पास में ये ए है, ए वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास में बी है। हमें इनका कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशंस की बात होती है वेक्टर में मतलब एडिशन, एडिशन करना है। टू वेक्टर्स गिवन है, यहां पे दो वेक्टर है केवल। तो मेरे पास में पैरेललोग्राम वाला लॉ भी है, मेरे पास में ट्रायंगल वाला लॉ भी है। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हमने फॉलो किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो किसी भी वेक्टर को पिक कर लिया जाए। हमने इस बी वेक्टर को पिक किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जा रहे हैं। बी वेक्टर, ए वेक्टर को पिक किया, टेल टेल कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। तो एडिशन में हम पहले पैरेललोग्राम वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं, टेल टेल कॉम्बिनेशन। अब ये जो ज्योमेट्री बनी है इस ज्योमेट्री को बदलना पड़ेगा पैरेललोग्राम में। तो उस पर्पज से ज्योमेट्री का वर्किंग आपको करना पड़ेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मैंने इस कॉम्बिनेशन के बाद में इसको पैरेललोग्राम में बदल दिया। ये पैरेललोग्राम तैयार हो गया। कुछ नाम रखना चाहिए, रख सकते हैं। जैसे इस कॉम्बिनेशन पॉइंट को मैंने ओ नाम दे दिया, और बी वेक्टर जहां पर कंप्लीट होता है उस पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया, और ए वेक्टर जहां पे कंप्लीट होता है उस वेक्टर को हमने एन नाम दे दिया। पैरेललोग्राम बन चुका है और इस पॉइंट को हमने जे नाम दे दिया। अब डायगोनल जो कि कॉम्बिनेशन से निकलेगा, जो दोनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन पॉइंट है, तो ये रहा डायगोनल। डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट आर। ध्यान देना, जो लेंथ ओ एम है ना, लेंथ ओ एम वो वेक्टर बी का मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस को चाहे आप ऐसे लिखें या सिंपली ऐसे बी लिखते हैं। और जो लेंथ ओ एन है, लेंथ ओ एन वो वेक्टर ए का मॉडुलस है।
क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स इट्स मॉडुलस, इट्स मैग्नीट्यूड। चाहे आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर वाले लेक्चर्स में ये सारी बातें हो चुकी हैं। और जो लेंथ ON है, सॉरी OJ, लेंथ OJ, ये आपका वेक्टर R का मॉडुलस है। R इज रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R। तो अब हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो कि इस R को कैलकुलेट कर सके। अच्छा, जब ये दोनों वेक्टर्स ने टेल कॉम्बिनेशंस किया तो जरा इनके बीच में एंगल, दोनों वेक्टर्स A और B के बीच में जो एंगल बना उसकी बात करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन किया, यहां से A वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, B वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, ये है वो डाइवर्जिंग एंगल, और इस डाइवर्जिंग एंगल का नाम है थीटा, और इसी को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहेंगे। ज्योमेट्री का थोड़ा सा काम करना है, इसलिए उस पर्पस से हमने OM को थोड़ा सा ट्रेस किया फॉरवर्ड में, OM को फॉरवर्ड ट्रेस किया ज्योमेट्री पर्पस से, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया J से उस ट्रेसिंग लाइन पर, ये दैट इज JK। तो JK परपेंडिकुलर है ओवर द फॉरवर्डेड लाइन, जो कि हमने OM से आगे बढ़ा करके बनाई थी। तो अब आप देखिए इस कंप्लीट डायग्राम में, जो हमारे मतलब का डायग्राम है, पहले उसको निकालते हैं। एक तो हमारे मतलब का डायग्राम है जिसका नाम है J, K और M। ये J, K और M, एक तो ये हमारे मतलब का डायग्राम है। ध्यान देना भाई, जो JM है ना वो NO के पैरेलल है। भाई ये जो ON है और ये जो JM है ये आपस में पैरेलल है, ये देखिए पैरेलल। अच्छा, अगर ON ने इस लाइन से थीटा बनाया है तो JM भी उसी लाइन से थीटा बनाएगी, पैरेलल वाली सिचुएशन से, ये एंगल भी थीटा हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब अगर हम इस ट्राइंगल में साइन थीटा यूज करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सामने ये JK और होल अपॉन MJ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं थोड़ा सा सिंपल वाली। तो यहां से आपको मिलेगा JK इज इक्वल टू MJ साइन थीटा, JK इज इक्वल टू MJ। तो जो ये लेंथ MJ है ना, लेंथ MJ, पैरेललोग्राम में आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है, तो MJ लेंथ ON लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, लेंथ ON। और आप देख सकते हैं कि लेंथ ON जो है वेक्टर A का मॉडुलस है, तो ये A हो गया, यानी JK की वैल्यू आ गई MJ इज वेक्टर A की मैग्नीट्यूड A साइन थीटा, तो JK निकल के आ गया A साइन थीटा। अच्छा, इसी ट्राइंगल में अगर हम cos थीटा यूज करें, cos थीटा, तो ये बेस MK अपॉन में MJ, यहां से आपको मिलेगा MK इज इक्वल टू MJ cos थीटा, और MJ जो है आपका वेक्टर A की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो MK इज इक्वल टू आ गया A साइन थीटा। MK की वैल्यू आ गई A साइन थीटा, तो MK निकल के आया A साइन थीटा, सॉरी A cos थीटा। भाई MK की वैल्यू आ रही है A cos थीटा, ये आ गया A cos थीटा। तो MK हमने कैलकुलेट कर लिया A cos थीटा, और JK कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, एंड दैट इज A sin थीटा। तो एक मतलब का ट्राइंगल इस मेन डायग्राम में JK M था। अब जरा देखिए एक ट्राइंगल और लेते हैं अलग से उस मेन पिक्चर से, वो ये है।
ओ जे और दैट इज के। यहां पर एक पॉइंट एम आपको दिख रहा है, एम के भाई, ओ जे के जेके की जो लेंथ आई है वो ए साइन थीटा आई है, ओ एम की जो लेंथ है वो बी है, ओ एम की जो लेंथ है वो बी है, ओ एम लेंथ बी वेक्टर की मॉडुलस के बराबर है, और एम के की वैल्यू आई है क्या, ए कॉस थीटा। तो जो पूरी लेंथ ओ के होगी, ओ से के तक, वो हो जाएगी बी प्लस ए कॉस थीटा, और ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस की थ्योरम क्या लग पाएगी, पाइथागोरस की थ्योरम यहां यूज करिए। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे, ट्राइंगल का नाम है ओ जे के। पाइथागोरस थ्योरम कहता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का समेशन, यानी कि जे के स्क्वायर और प्लस ओ के स्क्वायर। अब ओजे, तो ओजे लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ ओजे रिजल्टेंट आर की मॉडुलस के इक्वल है। तो आर स्क्वायर जेके स्क्वायर, जेके की लेंथ ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा स्क्वायर, ओके की लेंथ है बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा स्क्वायर। यहां से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करिए, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बोलो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इनको जरा पास कर लिया जाए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या रिजल्ट आया है, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन हो गया ए स्क्वायर, अंदर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो समेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी में 1 है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। और ये वही फार्मूला है जिसकी हमें तलाश थी। अब सोचिए ना कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आए कि देयर आर द टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए। तो अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो सीधे सीधे आपको मैथमेटिकली उसका आंसर मिल जाएगा, सीधे रिजल्ट आ जाएगा, कोई आपको ज्योमेट्री का काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हमने टेल कॉम्बिनेशंस किया तो रिजल्ट हमको ये मिला। अगर आप इसका हेड टेल कॉम्बिनेशन करते हैं, भाई आपने कहा कि हमको हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन करेंगे जब दो वेक्टर्स का तो भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो रिजल्टेंट ये फार्मूला जो मैथमेटिकल वाला आया रिजल्ट निकालने का, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का, वो केवल टेल के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है, चाहे हेड टेल कॉम्बिनेशंस करें या टेल कॉम्बिनेशंस करें।
अच्छा, इस फार्मूले को जरा सा हम जनरल वे में लिख देते हैं। ध्यान से आप इसको देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको आप अपना जो है नोट भी कर सकते हैं। जो ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जो है अगर जनरल वे में हम लिखें तो जनरल वे में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। रिजल्टेंट ये था आपका वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, r इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर क्या है, और b स्क्वायर में b क्या है, a स्क्वायर में a क्या है। तो a आपका जो है गिवन वेक्टर का मॉडुलस है और b दूसरे गिवन वेक्टर का मॉडुलस है। तो a स्क्वायर की जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर 1 की मॉडुलस मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b हमारे दूसरे गिवन वेक्टर का मॉडुलस है। चलो मान लेते हैं दूसरे वेक्टर, वेक्टर 2 की मॉडुलस मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस वेक्टर 1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर 1 की मॉडुलस वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस एक ही बात है। और आगे ये कॉस है, ट्रिग्नोमेट्री टर्म कॉस। And theta, what is theta? Theta is nothing but angle between vectors. Angle between vectors. तो जनरल वे में हम इस रिजल्ट को ऐसे तैयार कर लेते हैं कि अगर दो वेक्टर हमें दिए जा रहे हैं और उन्होंने कॉम्बिनेशंस किया है, कॉम्बिनेशन बनाया है, और हमसे पूछा जाए कि मैथमेटिकली आप दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। तो आंसर है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू अंडर रूट गिवन वेक्टर 1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस गिवन वेक्टर 2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो v1 मतलब वेक्टर 1, जो दो गिवन वेक्टर्स होंगे उसमें से जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। v2 मतलब वेक्टर 2। तो ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखें कि रिजल्टेंट जो ये r आया है, ये r रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट ने एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में पहुंचा दिया जाए कि हमारे पास में b वेक्टर था, हमारे पास में a वेक्टर था, हमने इनका टेल टेल कॉम्बिनेशन फॉलो किया। यू कैन थिंक अबाउट द हेड टेल कॉम्बिनेशन। और जब हमने इनका रिजल्टेंट निकाला पैरेललोग्राम वाले रूल से, जब हमने इनका रिजल्टेंट निकाला तो ये रहा रिजल्टेंट r। ये एंगल था उनके बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा। अब अगर ये हमसे ये कहते हैं कि भाई रिजल्टेंट का जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे डायरेक्शन चाहिए फ्रॉम द वेक्टर बी, रिजल्टेंट r की डायरेक्शन फ्रॉम द वेक्टर बी ये चाहिए। तो रिजल्टेंट r ने कहां से एंगल बनाया है, वेक्टर बी से। यानी इस मेन डायग्राम में हम जो चीज फोकस कर रहे हैं वो ये है, ये वाला एंगल, ये एंगल। रिजल्टेंट r ने वेक्टर b के साथ में कितना एंगल बनाया है। चलो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट r ने वेक्टर b के साथ में फाई एंगल बनाया है, फाई एंगल। रिजल्टेंट r ने वेक्टर b के साथ में एंगल फाई बनाया है। तो मुझे ये फाई चाहिए।
तो एक बार फिर से आप ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल का नाम है ओ जे के, ओ जे एंड दिस वन इज के। तो यहां से अगर आप tan फाई कैलकुलेट करें तो tan फाई की वैल्यू आएगी जे के अपॉन में ओ के। और हमने जब जेके की वैल्यू निकाली थी तो कितनी आई थी? जेके की वैल्यू थी हमारे पास में ए साइन थीटा, तो जेके की वैल्यू थी ए साइन थीटा, और ओके की वैल्यू कितनी थी? तो ओ से के तक की लेंथ थी बी प्लस ए कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट आर ने वेक्टर बी के साथ में जो एंगल बनाया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकल के आया? tan फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये निकल के आया। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, इस रिजल्ट को जनरलाइज करना है। तो रिजल्टेंट ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो रिजल्टेंट है आर, उसने वेक्टर बी के साथ एंगल बनाया। तो जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ने एंगल बनाया उसको हम रेफरेंस वेक्टर कहते हैं। जनरल वे में इसको करना है रेफरेंस वेक्टर। तो रेफरेंस वेक्टर मतलब जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल बनाया वो है रेफरेंस वेक्टर। तो इस पूरी की पूरी डिस्कशन में मेरे इस रिजल्टेंट ने बी वेक्टर के साथ में एंगल फाई बनाया है, तो मेरा जो ये बी वेक्टर है वो रेफरेंस वेक्टर हो गया। अच्छा, दो वेक्टर ए और बी में एक तो रेफरेंस वेक्टर हो गया, दूसरा जो बच गया उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा रिमेनिंग वेक्टर। भाई रेफरेंस वेक्टर मतलब जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ने वेक्टर बनाया, रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल बनाया, तो जो बच गया दैट इज कॉल्ड द रिमेनिंग वेक्टर। तो रिमेनिंग वेक्टर क्योंकि हम इस फार्मूले को भी, जो ये फार्मूला है tan फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, हम इस फार्मूले को भी जनरलाइज करना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर सिचुएशन के लिए हर जगह पर वो वैलिड हो जाए। अगर हमने फार्मूला तैयार किया है तो वो थोड़ा सा बेसिक वे में, जैसे अगर दो वेक्टर्स हमारे कॉम्बिनेशंस करते हैं और आप हमसे पूछते हैं कि हाउ यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैथमेटिकल वे, तो फटाफट वाला फार्मूला हमारा ये है, रिजल्टेंट आर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर 1 की मॉडुलस का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर 1 की मॉडुलस, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर 2 की मॉडुलस कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब रिजल्टेंट ने किसी वेक्टर के साथ में, इस डायग्राम में आपने बी वेक्टर को सिलेक्ट किया है, तो बी वेक्टर के साथ में उसने एंगल बना रखा है। तो रेफरेंस वेक्टर मतलब जिस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर ने एंगल बनाया, तो जो दो गिवन वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट ने एंगल बनाया तो वो तो रेफरेंस वेक्टर हो गया, बाकी जो बच गया वो रिमेनिंग वेक्टर है। अब जरा इस फार्मूले को जो आपने निकाला है, इस फार्मूले को जरा जनरलाइज करके लिखें तो tan फाई इज इक्वल टू क्या निकल के आया था ऊपर? a sin थीटा। इस पूरे डायग्राम में b तुम्हारा बन गया है रेफरेंस वेक्टर, b आपका है रेफरेंस वेक्टर, a कौन सा वेक्टर है? रिमेनिंग वेक्टर। ध्यान से आप देखो, रिजल्टेंट ने b के साथ एंगल बनाया तो b रेफरेंस वेक्टर है, तो ऊपर आया है a sin थीटा, तो a मतलब रिमेनिंग वेक्टर मॉडुलस, और ये है साइन थीटा होल अपॉन
b प्लस a cos थीटा। b क्या था? रेफरेंस वेक्टर मॉडुलस, रेफरेंस वेक्टर मॉडुलस प्लस a मीन्स रिमेनिंग वेक्टर मॉडुलस, रिमेनिंग वेक्टर मॉडुलस, और आगे ये है cos थीटा। ऑलवेज वैलिड। भाई आप इस रिजल्ट को अगर इसी तरीके से तैयार करते हैं तो फिर आप इसी डायग्राम को फॉलो करिए, ऑलवेज जो बना हुआ है। बट अगर हम इस रिजल्ट को जनरल वे में तैयार करते हैं तो फिर सिचुएशन थ्रू सिचुएशन डायग्राम तो बदल सकते हैं बट रिजल्ट नहीं बदलेंगे। ये रहे दो रिजल्ट हमारे। tan फाई, फाई यहां पर एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में एक वेक्टर p था, उसका मॉडुलस p था, वेक्टर p उसका मैग्नीट्यूड भी p, मॉडुलस p। हमारे पास में वेक्टर q था और उसका मॉडुलस q। इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन किया। जब इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया तो हमको मिल गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया r, उसका मॉडुलस r। तो हमसे पूछा और ये कहा गया कि भाई ये जो pq नाम के वेक्टर हैं इनके बीच का जो एंगल था, एंगल बिटवीन देम, चाहे उन्होंने हेक्टल कॉम्बिनेशन किया हो या टिल्टल कॉम्बिनेशन किया हो, वो थीटा है। तो क्वेश्चन हमें बनाना है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था, उसने कहा कि फाइंड एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट पहला केस फ्रॉम वेक्टर q, दूसरा केस फ्रॉम वेक्टर p। तो पहले वाले केस में अगर आप देखें तो रिजल्टेंट ने q वेक्टर के साथ में कितना एंगल बनाया, जिस वेक्टर के साथ में एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस वेक्टर। अपना कॉन्सेप्ट है tan phi इज इक्वल टू रिमेनिंग वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट ने q वेक्टर के साथ में एंगल बनाया तो रिमेनिंग वेक्टर क्या बन गया? p। तो ये आ जाएगा p sin थीटा, और यहां पर रेफरेंस वेक्टर का मॉडुलस हो गया q प्लस p cos थीटा। और ये फाई जो है रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम द वेक्टर q। अच्छा, अगर हमें इसके लिए लिखना हो सेकंड फ्रॉम द वेक्टर p, रिजल्टेंट ने p वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया दिया, मान लेते हैं कि p वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया वो फाई डैश है, सपोज कर लेते हैं। तो tan फाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो tan फाई डैश, फिर एक बार रिमेनिंग वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट p वेक्टर के साथ में एंगल बनाएगा तो रिमेनिंग कौन हो जाएगा? q। तो यहां पर हो जाएगा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये जो रिजल्ट आया और जो ये रिजल्ट आया मैथमेटिकली बहुत ही काम का रिजल्ट है। और अब हमें इसी के इस रिजल्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी होंगी, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। चलिए, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उस पर जरा सा 2 4 5 क्वेश्चंस करते हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं जहां पर 2 वेक्टर्स गिवन होंगे या 2 वेक्टर्स गिवन इस तरीके की हिंट दी जाएगी और कहा जाएगा कि हमने उनका कॉम्बिनेशंस किया है। कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन किया है। और हमसे पूछा जाएगा कभी रिजल्टेंट के रिगार्डिंग, कभी जो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया हुआ है वेक्टर के साथ में उसके रिगार्डिंग। तो कॉन्सेप्ट का रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर 1 स्क्वायर
वेक्टर 1 मतलब वेक्टर 1 की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, वेक्टर 2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये जो है आपका V1 इंडिकेशन फॉर द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 1, V2 इज इंडिकेशन फॉर द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 2, V1 इज इंडिकेशन फॉर द मॉडुलस ऑफ वेक्टर 1 और V2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर 2। और अगर हमसे ये कहा जाए कि भाई रिजल्टेंट ने दो वेक्टर जो गिवन थे किसी एक के साथ जो एंगल बनाया है उसके लिए, तो tan फाई, फाई यहां पर एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट फ्रॉम द रेफरेंस वेक्टर। रेफरेंस वेक्टर जहां से जिस वेक्टर से रिजल्टेंट ने एंगल बनाया वो रेफरेंस वेक्टर है, और टू गिवन वेक्टर्स में जब एक बार रेफरेंस वेक्टर पकड़ लिया तो बाकी जो बच गया वो रिमेनिंग वेक्टर है। रिमेनिंग वेक्टर का मॉडुलस sin थीटा, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर, रिमेनिंग वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर, और यहां पर रेफरेंस वेक्टर का मॉडुलस। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है सवाल कि टू वेक्टर्स हैं, m नाम का एक वेक्टर है और n नाम का एक वेक्टर है। m वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है और n वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशंस दिया है, कॉम्बिनेशन किया है, यानी कि एडिशन हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और इस बात पर ध्यान देना, ये जो लाइन है एंगल फॉर्म बाय द रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल फॉर्म बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम द वेक्टर m। तो सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यहां क्या लिखेंगे, दो गिवन वेक्टर्स में से पहले वेक्टर का मॉडुलस। तो सीक्वेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं पहला वेक्टर m है, तो m वेक्टर का मॉडुलस 5 है स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, दूसरे वेक्टर का मॉडुलस 3 का स्क्वायर प्लस 2 पहले वेक्टर का मॉडुलस और दूसरे वेक्टर का मॉडुलस cos एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन द वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो कभी कभी वो एंगल बिटवीन द वेक्टर हमको दे देंगे और कभी कभी हो सकता है कि हमको ज्योमेट्री से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना पड़े। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में जो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, सपोज कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर 60 डिग्री है। तो यहां पर एंगल बिटवीन द वेक्टर 60 डिग्री है, पुट अप कर दिया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 2 जा 10, 3 जा 30 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये आ गया अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस का 50। सॉल्व कर लिया जाए कितना आएगा, 5 5 10 और 2 और 3 4 49 आएगा, 7। 25 और 15 कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 एंड 2 1 3 एंड 4 40 हो जाएगा प्लस 9, 7 यूनिट इसका आ गया मॉडुलस रिजल्टेंट का। अब हमें इसी रिजल्टेंट ने m वेक्टर के साथ जो एंगल बना रखा है वो भी चाहिए। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट ने, जो रिजल्टेंट है हमारा r, रिजल्टेंट फॉर्म एंगल फाई फ्रॉम m, ऐसा सपोज कर लिया वेक्टर m के साथ रिजल्टेंट ने फाई एंगल बनाया। तो क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू अब m वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट ने एंगल बनाया तो रिमेनिंग वेक्टर कौन हो गया, n। तो यहां पर है रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा, तो n वेक्टर sin थीटा, n वेक्टर मतलब उसका मॉडुलस लेना। अपॉन में है रेफरेंस वेक्टर, तो रेफरेंस वेक्टर आपका m है प्लस m cos थीटा, फॉर्मूला यूज किया। tan फाई, तो tan फाई n वेक्टर का मॉडुलस कितना है 3 sin थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर 60
m वेक्टर का मॉडुलस है आपका 5 प्लस 3 cos ऑफ 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, तो यहां पर हो गया 3√3/2 और यहां पे 5 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 इज 1/2। क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना मिलेगा, ये तो ये सॉल्व होके आएगा tan phi, ऊपर आ गया 3√3/2 और अपॉन में ये 5 प्लस 3/2, तो 5 प्लस 3/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो 10 प्लस 3 13/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3√3/13, ये आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन करते हैं, two given vectors A मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, B मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो है 30 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड एंगल फॉर्म बाय रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर बी। रिजल्टेंट ने वेक्टर बी के साथ में एंगल कितना बनाया है, क्या है कॉन्सेप्ट, tan phi is equal to remaining vector sin theta और अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा, ये है फार्मूला। रिजल्टेंट ने जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस वेक्टर, टू गिवन वेक्टर में से, तो जो बच गया वो दैट इज द रिमेनिंग वेक्टर। अब आप देखिए कि रिजल्टेंट ने किस वेक्टर के साथ में एंगल बना रखा है, बी वेक्टर के साथ, तो बी यहां पर हो गया रेफरेंस वेक्टर और ए यहां पर हो गया रिमेनिंग, और फाई एंगल फॉर्म बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम द रेफरेंस वेक्टर, तो tan फाई रिमेनिंग इज a sin थीटा, रेफरेंस इज b प्लस a cos थीटा। a वेक्टर का मॉडुलस दिया गया है 2 sin थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर है 30 डिग्री, b वेक्टर का मॉडुलस है 1, a इज 2 cos थीटा cos 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये tan फाई की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस √3, तो फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/1 प्लस √3। तो जो रिजल्ट हमको मिले, जो फार्मूले मिले थे, उनको अगर हम जनरल वे में तैयार करते हैं तो यू हैव ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जब पढ़ लेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में जो ये एडिशन होता है और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो इनको मिला करके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं।
तो क्वेश्चंस करिए और जो प्रॉब्लम्स हो उनके लिए कांटेक्ट करिए। थैंक्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।